हेलो स्टूडेंट्स, दूसरे यूनिट का दूसरा लेसन अपन लेके चल रहे थे विद्युत परिपथ, जिसमें अपने किरचॉफ के नियम पढ़े थे। और इन किरचॉफ के नियम पर आधारित अपन कुछ एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण यह है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये एक जाल है, इस जाल में ये जो धारा आई है इसका मान कितना होगा। इस धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन ये करते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से लेके चलते हैं और यहाँ देखेंगे कि कितनी धारा अपने पास प्राप्त होगी। इसके लिए बिंदु ए पर अपन देखें, ये जो संधि बिंदु ए है, इस बिंदु पर एक धारा तो ये आ रही है, ये धारा इसमें से बाहर जा रही है और इसी प्रकार से ये धारा भी इसमें से बाहर जा रही है। तो इस बिंदु ए पर, संधि बिंदु ए पर अपन किरचॉफ के प्रथम नियम को अप्लाई करते हैं, जिसमें अपन ये कहेंगे कि अंदर आने वाली धाराओं को अपन धनात्मक लेते हैं और बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो ये मान आ जाएगा 3, ये 3 एम्पियर है, ये धारा अंदर प्रवेश कर रही है इसलिए इसको अपन धनात्मक ले रहे हैं। ये x बाहर निकल रही है तो माइनस में x हो जाएगा, और ये 1.5 धारा ये भी बाहर निकल रही है इसलिए इसको 1.5 ले लेंगे माइनस में। और इन सब धाराओं का बीजीय योग कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ से भी इसको सरल करके इस धारा x का मान ज्ञात कर लेते हैं कितना होगा। तो इसके लिए अपन देखें तो ये 3 माइनस में 1.5 यानी ये 1.5 आ गया, माइनस में x इक्वल टू 0 हो गया। अब इस x को उधर लेके जाएं तो x बराबर अपने पास 1.5 एम्पियर धारा का मान प्राप्त होगा, यानी इस शाखा में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। अब अपन संधि बिंदु B पर पहुंचते हैं, तो संधि बिंदु B पर अपन किरचॉफ के प्रथम नियम को लगाएं तो यहाँ भी अपन देखेंगे ये धारा इसके अंदर प्रवेश कर रही है, ये इसमें से बाहर निकल रही है, ये भी इसमें से बाहर निकल रही है। तो इसका यदि अपन मान ज्ञात करें तो किरचॉफ के प्रथम नियम से अपन देखें कि जो धारा अंदर प्रवेश करी है उसको तो अपन धनात्मक लेते हैं, इसलिए 1.5 एम्पियर धारा को तो अपन धनात्मक ले लेते हैं। फिर ये 1 एम्पियर धारा है, ये बाहर निकल रही है इसलिए इसको माइनस में ले लेते हैं, और ये y धारा है, ये भी बाहर निकली इसलिए इसको माइनस में ले लिया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अपन देखें 1.5 माइनस में 1 यानी ये मान आ गया 0.5 माइनस में y इक्वल टू 0। अब इस y को उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अब अपन बिंदु C पर पहुंचते हैं। इस C बिंदु पर देखें, ये जो संधि बिंदु है इस पर एक धारा y इसमें प्रवेश कर रही है, जिसका मान अपन ने ज्ञात किया है 0.5 एम्पियर है। एक धारा 0.25 एम्पियर इसमें से बाहर निकल रही है और एक I धारा इसमें से बाहर निकल रही है। तो संधि बिंदु C पर 0.5 एम्पियर धारा तो अंदर प्रवेश कर रही है, इसके लिए इसको तो धनात्मक ले लिया अपन ने। फिर ये 0.25 एम्पियर धारा इसमें से बाहर निकल रही है इसलिए माइनस में ले लेते हैं, और ये I धारा भी बाहर निकल रही है इसलिए माइनस में I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर 0.5 में से 0.25 कम कर दिए तो 0.25 शेष रह जाएगा, माइनस में I इक्वल टू 0। यहाँ से I को उधर लेके जाएं तो I का मान आ जाएगा 0.25 एम्पियर। इस प्रकार से अपन देखें तो यहाँ धारा I का मान कितना प्राप्त होगा? 0.25 एम्पियर प्राप्त होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक ये विद्युत परिपथ दे रखा है। इस विद्युत परिपथ में विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। धारा I1, I2 और I3 के मान अपने को ज्ञात करने हैं। इसके लिए अपन किरचॉफ के नियमों का उपयोग करेंगे और किरचॉफ के नियमों की सहायता से ही इन धाराओं के मान अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखें कि इस जालक या विद्युत परिपथ के अंदर अपने पास बंद परिपथ बन रहे हैं, और बंद परिपथों में यहाँ अपन कुल देखें तो 3 अवयव अपने पास हैं, धारा I1, I2 और I3। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ अपने पास कम से कम 3 समीकरण होने चाहिए जिससे कि इनका मान अपन ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि इस संधि बिंदु C पर 3 धाराएं मिल रही हैं, I2, I3 और ये I1। इसी प्रकार से ये D बिंदु है, इस संधि बिंदु पर भी 3 धाराएं मिल रही हैं, और इन तीनों धाराओं के लिए अपन प्रथम नियम उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं संधि बिंदु C पर किरचॉफ के प्रथम नियम से यहाँ अपन देखें इस बिंदु के अंदर I3 धारा प्रवेश कर रही है
और I1 धारा और I2 धारा इसमें से बाहर निकल रही है, इसलिए इसका मान हो गया I3 माइनस में I1 और माइनस में I2 इक्वल टू 0। या फिर ये कह दें कि ये I1 और I2 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, तो ये I1 और I2 क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे और बराबर में I3 हो गया। एक तो समीकरण अपने पास ये होगी। अब अपन ये लेके चलते हैं कि एक लूप अपने पास ये है और दूसरा लूप ये है। इन दोनों लूप के अंदर अपन किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करते हैं तो अपने पास ये मान प्राप्त होंगे। इसके लिए अपन इन बिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलने पर वोल्टा अपन कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। प्रतिरोध पर धारा की दिशा के विपरीत चलने पर वोल्टा को धनात्मक लेंगे। इसी प्रकार से बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेंगे, जबकि ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे। इन बिंदुओं की सहायता से अपन यहाँ दो लूप लेके चल रहे हैं और निश्चित चलने की दिशा लेके चलेंगे और इनकी सहायता से वोल्टाओं का बीजीय योग भी शून्य कर लेते हैं, जिससे कि अपने को दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रथम पास अपन ये ले लेते हैं जिसमें चलने की दिशा इस प्रकार से ले लेते हैं A B D C A। तो यहाँ पर लिखेंगे लूप A B D C A में, यानी चलने की दिशा अपने पास ये है। तो यहाँ से अपन चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ देखें धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और अपन प्रतिरोध पे चल रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यानी अपन तो इस दिशा में चल रहे हैं और धारा इसके विपरीत प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ अपन देखें कि प्रतिरोध में धारा के विपरीत दिशा में चलने पर धनात्मक वोल्टा लेते हैं। तो इस प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I3 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 2 इंटू में I3 और इसको अपन ने धनात्मक ले लिए। फिर अपन A से B पहुंच के B से D तक अपने पास कोई भी अवयव नहीं है, फिर D से अपन चलते हैं C की ओर। तो इस भुजा में ये प्रतिरोध जो 6 ओम का है, इस 6 ओम के प्रतिरोध में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, अपन इसके विपरीत चल रहे हैं। तो यहाँ भी अपन देखें कि प्रतिरोध के ऊपर धारा के विपरीत दिशा में अपन चल रहे हैं, तो वोल्टा कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो यहाँ भी मान अपने पास आ जाएगा प्लस में 6 और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I1, तो 6I1। यहाँ अपन कहते हैं कि ये मान V इक्वल टू IR से प्राप्त कर रहे हैं। ओम का नियम क्या कह रहा है, V इक्वल टू IR। वोल्टा इस प्रकार से लिख रहे हैं, धारा I का मान जो इसमें से प्रवाहित हो रहे हैं, R यहाँ पर जो प्रतिरोध है। अब अपन चलते हैं इस बैटरी पर। बैटरी में अपन देखें तो बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर अपन चल रहे हैं। बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर यदि अपन चलते हैं तो विद्युत वाहक बल कैसा लेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक। इस स्थिति को देखें तो ऋणात्मक लेंगे, इसलिए यहाँ पर भी मान क्या आ जाएगा, माइनस में कितना वोल्ट है 10 वोल्ट इक्वल टू 0। अब इस 10 को अपन उस पक्ष में लेके चले जाते हैं, तो ये मान आ जाएगा 2I3 प्लस में 6I1 बराबर 10। एक समीकरण अपने पास ये होगी। अब अगला लूप ये लेते हैं जिसमें अपन C से D F E भी ले सकते हैं, या फिर ये ले लो C से E F D C, कोई सा भी एक रूप अपन ले सकते हैं। जैसे इसमें ले रहे हैं वैसे इसमें भी ले लो, यानी ये अपने पास चलने की दिशा हो, जिसमें अपन कह रहे हैं लूप C D F E C में। इसमें अपन C से चल रहे हैं, C से सबसे पहले अपन इस बैटरी में चलेंगे। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक, क्योंकि अपन माइनस से प्लस सिरे की ओर चल रहे हैं और जहां अपन माइनस से प्लस सिरे की ओर चलते हैं वहां वो विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे, इसलिए ये मान कितना हो जाएगा प्लस में 10। इसके बाद अपन इस प्रतिरोध पे चलेंगे, तो ये प्रतिरोध है, इसमें अपन धारा की दिशा में चल रहे हैं और धारा की दिशा में चलने पर वोल्ट अपन क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए यहाँ माइनस में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I1, तो ये आ जाएगा 6I1। फिर अपन D से F में चलें तो यहाँ कोई अवयव नहीं है, फिर F से E पे चलते हैं तो यहाँ बैटरी में अपन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चल रहे हैं। जहाँ अपन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे, तो प्लस में 14 आ जाएगा। और फिर E से
वापस सी पे चलते हैं तो यहाँ प्रतिरोध पर धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपन क्या लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चलने पर वोल्टा यहाँ से देखें तो धनात्मक है, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, धनात्मक। 4 ओम का तो प्रतिरोध है, धारा इसमें I2 प्रवाहित हो रही है और इक्वल टू 0 में। अब यहाँ ये 6I1 और 4I2 है, इन दोनों को अपन दूसरे पक्ष में लेके चलते हैं तो ये तो हो जाएगा 6I1 धनात्मक और ये हो जाएगा माइनस का 4I2 और ये दोनों इसी पक्ष में है तो उनको बराबर में लिख देते हैं। 10 और 14 24 हो गए। अब आप चाहें तो इसमें 2 का भाग दे सकते हैं तो ये मान आ गया 3I1 माइनस में 2I2 इक्वल टू 12 और ये अपने पास समीकरण नंबर 3 हो गई। अब इन 3 समीकरणों में अपन देखें तो ये जो समीकरण है इसमें I1 I2 और I3 तीनों आ रहे हैं, इसमें अपन देखें I3 और I1 आ रहे हैं, इसमें I1 और I2 आ रहे हैं। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसमें I3 के स्थान पर ये जो I3 का मान I1 प्लस I2 है ये मान यहाँ रख दें, या यहाँ रख देते हैं तो इस समीकरण को अपन सरल करेंगे, ये I1 और I2 के पदों में आ जाएगा। फिर इन दोनों समीकरणों को सरल करके मान निकाल लेंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, समीकरण 1 का उपयोग 2 में करने पर 2 में करेंगे तो ये मान आ जाएगा 2I3 है, इस I3 के स्थान पर मान आ जाएगा I1 प्लस में I2, फिर प्लस में 6I1 है और इक्वल टू में 10। अब यहाँ से इस कोष्टक को खोल देते हैं तो ये मान हो गया 2I1 प्लस में 2I2 प्लस में 6I1 इक्वल टू 10। अब देखिए I1 के पद एक जगह कर लेते हैं तो 6 और 2 8I1 हो गया, प्लस में 2I2 हो गया और इक्वल टू में 10। इसको समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। अब ये जो समीकरण 4 और ये 3 है ये दोनों ही समीकरण I1 और I2 में, तो इन दोनों समीकरणों को सरल करके अपन I1 और I2 के मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अपन समीकरण 3 और 4 को यदि अपन जोड़ दें तो क्या मान होगा, देखो 3 इसके नीचे लिख देता हूँ एक बार, 3I1 माइनस में 2I2 इक्वल टू में 12। ये समीकरण नंबर 3 है। यदि अपन इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये दोनों तो एक दूसरे को काट देंगे। और यहाँ अपन देखें इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये मान हो गया 8 और 3 11I1, ये 0 हो गया और इक्वल टू में कितना हो गया, ये 22 हो गया। अब यहाँ से I1 का मान ज्ञात करें तो I1 का मान हो गया 11, इधर बटा में चला जाएगा तो 22 बटा 11 बराबर 2 एम्पियर, यानी I1 धारा का मान तो कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। अब ये I1 धारा का मान अपन इस समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं तो मान कितना होगा, समीकरण 4 से ये हो गया 8 इंटू में I1 का मान आया है 2 एम्पियर, फिर प्लस में 2I2 इक्वल टू 10, या फिर इसको सरल करो, ये हो गया 16 प्लस में 2I2 इक्वल टू में 10, यहाँ से 2I2 इक्वल टू में ये 16 है, उसको अपन दूसरे पक्ष में लेके चले जाएं तो 10 माइनस में 16, या 2I2 इक्वल टू में कितना हो गया, माइनस के 6, या फिर I2 बराबर कितना हो गया, माइनस के 6 बटा 2, यानी माइनस का 3 एम्पियर। अब यहाँ ये देखें कि ये I2 का मान है वो माइनस में 3 एम्पियर है, यानी धारा माइनस में नहीं होती है। यहाँ ये जो माइनस है वो अपने को ये दर्शा रहे हैं कि इस शाखा में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी I2 धारा ये जो है वो इस दिशा में अपन दिखा रहे हैं, ये इस दिशा में ना हो करके इसके विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का 3 एम्पियर धारा प्राप्त हुई है। अब अपने पास I1 का मान आ गया, ये I2 का मान भी आ गया, और इनकी सहायता से अपन I3 का मान ज्ञात करें तो I3 इन दोनों की योग के बराबर है। तो समीकरण 1 से अपन मान ज्ञात कर लें, समीकरण 1 से I3 इज इक्वल टू आ गया 2 और माइनस में 3, यानी माइनस का 1 एम्पियर धारा इस भुजा में प्रवाहित होगी।